तो हेलो एवरीवन, हम लोग कर रहे थे मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल में कंसेप्ट थ्रू क्वेश्चंस। हम लोग तीसरे चैप्टर में थे जिसका नाम है मटेरियल प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो प्रॉब्लम के थ्रू समझते हैं कि करना क्या है इसमें। तो क्या दे रखा है उन्होंने, टू वायर्स ए बी एंड बी सी हैव ओरिजिनल लेंथ ऑफ 2 फीट एंड 3 फीट। ठीक है। ये पहले तो दो वायर दे रखे हैं जिनकी ओरिजिनल लेंथ कितनी है, 2 फीट है और 3 फीट है। और उनके डायमीटर दे रखे हैं 1/8 एंड 3/16 इंच। तो अलग से लिख देते हैं इसको। तो मेरा पहले आ जाएगा ए बी, फिर दूसरा नंबर पे आ जाएगा बी सी। तो ए बी की लेंथ को मैं बोलूंगा एल ए बी, जो कि है 2 फीट। ठीक है। और बी सी की लेंथ को मैं बोलूंगा 3 फीट। ठीक है, एल बी सी 3 फीट है। और डायमीटर ऑफ ए बी कितना है, ये है 1/8 इंच। और डायमीटर ऑफ बी सी कितना है, ये है 3/16 इंच। क्लियर है, ये तो रखा है यहाँ। If these wires are made up of material that has approximate stress strain diagram as shown, मतलब ये वाले जो वायर्स है वो ऐसे मटेरियल के बने हैं जिनकी स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस टाइप की दिखती है। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें निकालना है इलोंगेशन ऑफ द वायर आफ्टर 1500 LBE लोड इज प्लेस्ड ऑन द प्लेटफॉर्म। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है इस पर जब हम 1500 LB का लोड रखेंगे तो इन वायर्स में कितना इलोंगेशन आएगा वो निकालना है हमें। तो कैसे सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम को। देखो, मटेरियल दिया हुआ है। हर एक मटेरियल की अपनी एक स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम होती है। ठीक है। तो इस मटेरियल के लिए, मतलब ये वायर में जो मटेरियल्स यूज किए उसके लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दी है। मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में का रिलेशन दिया हुआ है। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वो बोल रहे हैं कि हमने 1500 पाउंड का लोड वहां पर रख दिया। ठीक है। तो उसके वजह से वायर में कुछ ना कुछ टेंशन क्रिएट होगा। ठीक है। लोड आएगा, मतलब उस लोड की वजह से फिर क्या आएंगी, वायर्स में स्ट्रेसेस आएंगी। तो ये वाला जो है ग्राफ है, ये उसी मटेरियल के लिए है। तो जो स्ट्रेस आएगी उसके करस्पॉन्डिंग एक स्ट्रेन होगी। ठीक है। तो स्ट्रेस के करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन होगी वो स्ट्रेन हमें पहचाननी है। स्ट्रेन हमने पहचान ली तो स्ट्रेन क्या होती है हमारी, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ हमें पता है तो हम चेंज इन लेंथ निकाल लेंगे अगर हमें स्ट्रेन पता चल जाएगी। तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, ऑब्जेक्टिव हमें स्ट्रेन निकालना है। ठीक है, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसमें लोड कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे। अगर मैं इसको ड्रॉ करता हूँ ढंग से, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, तो इसको अगर मैं ड्रॉ करूँ, ये हो गया पॉइंट बी। ठीक है। लोड लग रहा होगा नीचे की तरफ। पावर पॉइंट बेकार चीज है। सो ये लोड लग रहा है 1500 LB का नीचे की तरफ। बीसी वाले वायर में ये वाली टेंशन आएगा, सपोज उसको टीबीसी बोल देता है। एंड एबी वाले वायर में भी कुछ टेंशन आएगा भाई, उसको हम बोल देंगे टी ए बी। वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेंगे एक। वर्टिकल से ये एंगल बना रहा है 45 डिग्री का, और ये एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। ठीक है। ये जो कंप्लीट है ये कंप्लीट 180 है। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 - 45। क्लियर है ना। और ये वाला कितना हो जाएगा, 180 - 30। ये सब क्यों कर रहा है आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने लैमीज थ्योरम पढ़ा है तो लैमीज थ्योरम के हिसाब से अगर तीन फोर्सेस है और तीन फोर्सेस कोप्लेनर है और कॉन्करेंट है, मतलब सेम प्लेन में है और एक ही पॉइंट से पास हो रहा है, तो उस केस में क्या होता है, हम फोर्स, जो फोर्स होती है वो अपोजिट फोर्सेस के बीच में जो एंगल होता है उसके साइन से प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है। तो कैसे आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पर आ जाएगा मेरा, अगर मैं लिखूं, यहाँ लिखने से बेटर है मैं यहाँ लिख दूं। तो 1500 के अलावा बाकी दो फोर्स क्या है, टी ए बी टी बी सी। और दोनों के बीच में का एंगल क्या है, 45 + 30। तो यहाँ आ जाएगा साइन 45 + 30, सारा डिग्री में। सिमिलरली टी ए बी मेरा आ जाएगा, टी ए बी कितना आ जाएगा, बचे हुए दो फोर्स के बीच में का एंगल विच इज साइन 180 - 30। सिमिलरली टी बी सी कितना आ जाएगा, साइन, बचे हुए दो फोर्स के बीच में का एंगल विच इज साइन 180 - 45। ठीक है। तो यहां से अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं तो मेरा टी ए भी आ जाएगा, और इन दोनों को सॉल्व करता हूं टी बी सी आ जाएगा। ऐसे
टी ए बी का बता देता हूँ मैं। टी ए बी मेरा हो जाएगा टी ए बी अपॉन साइन 180 - 30, मतलब साइन 30 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। तो 180 - 30 सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो साइन 180 - 30 साइन 30 के बराबर ही हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो इतना समझ लो, साइन 180 - थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, और ये इधर अपना आ जाएगा भाई 1500 अपॉन साइन 45 + 30। ठीक है, तो कैल्सी नहीं है तो साइन A+B का फॉर्मूला आना चाहिए, लेकिन कैल्सी होगा मोस्ट ऑफ द टाइम तो ज़रूरत नहीं है। तो 45 + 30 हमारा हो जाएगा 75 के बराबर। तो ये साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी ए बी कितना निकल के आएगा, टी ए बी मेरा निकल के आएगा, मैं सॉल्व कर लेता हूँ एक बार। ये आ जाएगा भाई अपना 776.45 LB। ठीक है, टी ए बी आ गया। सेम अपना टी बी सी कितना आ जाएगा, टी बी सी भी सेम लॉजिक से निकालेंगे। टी बी सी अपना हो जाएगा 1500 डिवाइड बाय साइन 75 इंटू साइन 45। ठीक है, तो साइन 30 की जगह आ जाएगा अपना साइन 45। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपना क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1098। तो इट इज 1098.07 LB। ठीक है, यूनिट से इतना कोई मतलब नहीं है अपने एग्जाम्स में या कहीं पे भी जो पूछे जाएंगे एग्जाम्पल, वो पाउंड वगैरह में होंगे नहीं, ऐसा यूनिट में होंगे, मतलब न्यूटन मीटर ये सारी चीजें होंगी। अब ये बुक का है, यूएस वाले ऑथर है, तो इसलिए एलबी और एसआई यूनिट दोनों चीजें दी हुई है। तो यूनिट से उतना कोई लेना देना है नहीं हमको। तो टीबीसी मेरा इतना आ जाएगा। तो फोर्सेस आ गई हमारी दोनों ए बी और बीसी में। तो उसको लिख देता हूँ मैं एक बार और ये सारा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, सो ठीक है, तो टी ए बी और टी बी सी हमने निकाल लिया। अब हमें बताया एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है। एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस होता है मेरा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, जहां पर वो एक्ट कर रहा है तो नॉर्मल, ये नॉर्मल फोर्स है, मतलब क्रॉस सेक्शन के नॉर्मली एक्ट कर रहा है। तो जो हमारा फोर्स होगा वो नॉर्मल फोर्स है, तो एरिया भी वो जो क्रॉस सेक्शन होगा वही वाला एरिया होगा, मतलब सर्कुलर एरिया। ठीक है, तो एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस क्या आ जाएगा टी ए बी के लिए, मतलब सिग्मा ए बी का आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरा टी ए बी अपॉन एरिया ऑफ ए बी, मतलब पाई/4 टाइम्स डी ए बी का स्क्वायर। सिमिलरली सिग्मा बी सी कितना आ जाएगा, टी बी सी अपॉन पाई/4 डी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल वाला एग्जांपल है। तो डायग्राम तो हमें यूज करनी ही पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो वो कैसे यूज करनी है वो एक बार मैं बता देता हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। रिएक्शन निकालना है, फिर स्ट्रेस निकालना है। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, जल्दी जल्दी ये निकाल लेंगे दोनों। तो अपना जो सिग्मा ए बी है वो वैल्यू रखने के बाद कितना आ जाएगा, 63,234.16 LB पर इंच स्क्वायर, क्योंकि डायमीटर इंच में था। अगर इसको KSI में करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 63.23। ठीक है, KSI 63.23 KSI। सिमिलरली ये वाला निकाल लेंगे, चेक कर लेते कितना ये आ रहा है मेरा 39.765 KSI। ठीक है, सिग्मा ए बी आ गया, सिग्मा बी सी आ गया। अब यहां से क्लियरली पता चल रहा है कि जो सिग्मा बी सी है, मतलब वायर बीसी में जो स्ट्रेस है वो इस रीजन में है। ठीक है, 39 केस है, मतलब इस रीजन में है। क्लियर है, तो यहाँ से सीधे सीधे निकल जाएगा कैसे। तो क्लियरली दिख रहा है ये स्टार्टिंग वाला हमारा प्रोपोर्शनल लिमिट वाला रीजन है। तो यहाँ पे हुक्स लॉ वैल्यूड होगा। हुक्स लॉ वैल्यूड होगा मतलब स्ट्रेस प्रोपोर्शनल होगी स्ट्रेन से। तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, यंग्स मॉड्यूलस के बराबर। ठीक है, और यंग्स मॉड्यूलस इसके केस में क्या होता है, इस रीजन का मतलब इस लाइन का जो स्लोप होता है वही यंग्स मॉड्यूलस होता है। तो इस लाइन का स्लोप क्या है, इस लाइन का स्लोप है मतलब अगर मैं वर्टिकल वाले को, मतलब 58 को 0.002 से डिवाइड कर दूं, तो 58 डिवाइड बाई 0.002। ठीक है ना, तो ये इस लाइन का स्लोप आ जाएगा, मतलब tan थीटा होता है लाइन का स्लोप। तो यहाँ से ये ई की वैल्यू आ गई 58 डिवाइड बाय 0.002 इस चीज के लिए। तो इट इज 58,002। सो दिस इज योर ई।
तो इसको अगर सॉल्व कर लूँ, 58 डिवाइड बाय 0.002, तो 29,000, 29,123। ठीक है, ई पता है हमें। तो एक बार अगर यंग्स मॉडुलस पता चल गया, तो यहाँ इस लाइन पर हम किसी भी पॉइंट पर अगर हमें स्ट्रेस पता है तो स्ट्रेन निकाल सकते हैं। तो सिग्मा बीसी जो है हमारा, वो इसी लाइन में फॉल कर रहा है, मतलब इसी रीजन में फॉल कर रहा है। तो सिग्मा बीसी अगर मुझे निकालना है, सिग्मा इन वायर बीसी अपॉन स्ट्रेस इन वायर बीसी, तो वो भी हो जाएगा मेरा यंग्स मॉडुलस के बराबर विद इन इलास्टिक रीजन या विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। तो ई मेरा पता है कितना है, ई मेरा है 29,123। ठीक है, और ये केएसआई में ही है। ठीक है, क्योंकि सिग्मा क्या था, सिग्मा मेरा केएसआई में था, तो ये भी मेरा केएसआई में है। और सिग्मा बीसी भी मेरा केएसआई में है। तो यहाँ से ई बीसी कितना आ जाएगा, ई बीसी आ जाएगा सिग्मा बीसी मतलब 39.765 अपॉन अपॉन में क्या आ जाएगा, 29,123। तो इसको अगर सॉल्व कर लूँ मैं, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 39.765। ठीक है, तो ये भाई मेरी आ गई स्ट्रेन, जो कि है 1.3712 × 10⁻³ तो ये स्ट्रेन इन वायर बीसी आ गई। तो स्ट्रेन इन वायर बीसी आ गई, तो इलोंगेशन इन वायर बीसी कितना आएगा, तो डेल्टा बीसी मेरा सिंपल से आ जाएगा, डेल्टा बीसी आ जाएगा स्ट्रेन इन वायर बीसी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ ऑफ बीसी। ठीक है, क्योंकि मेरा एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, वो होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो मुझे ओरिजिनल लेंथ पता है, स्ट्रेन पता है, तो चेंज इन लेंथ मेरा इजीली निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ये तो हो गया इलास्टिक रीजन के लिए। अब जब हमारा दूसरे वाले की बात कर लेते हैं, जो कि इलास्टिक रीजन में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमारी जो प्रोपोर्शनल लिमिट है वो 58 के एस आई तक है, और जो सिग्मा ए बी है, इट इज ग्रेटर देन 58 के एस आई। मतलब जो प्रोपोर्शनल लिमिट है उससे ज्यादा है, मतलब वो इस रीजन में आ रहा है। तो हम हुक्स लॉ नहीं लगा सकते, हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरपोलेट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब हमें ये वाला कर्व पता है, ये भी एक स्ट्रेट लाइन ही है, लेकिन हम यहाँ पे हुक्स लॉ नहीं लगा सकते, हमें इंटरपोलेशन के हेल्प से चीजें निकालनी पड़ेंगी। कैसे निकालेंगे, सिंपल है। थर्मोडायनेमिक्स में भी काफी बार अपन ये ऐसे इंटरपोलेशन वाली चीजें यूज करते हैं, वही लॉजिक यूज करना है। क्या क्या पता है हमें, हमें पता है 58, 0.002 एक पॉइंट पता है। ठीक है, एंड दूसरा पॉइंट हमको कौन सा पता है, दूसरा दूसरा पॉइंट पता है मुझे यार, दूसरा पॉइंट पता है 80,0.01। दो पॉइंट पता है। और जो मेरा सिग्मा ए बी है वो बीच में यहाँ कहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में मुझे अगर दो पॉइंट पता है, कौन से, x1, y1 और x2, y2, और मुझे कोई एक बीच वाला पॉइंट पता है xy, जो कि उसी लाइन पे आ रहा है, तो उस लाइन का इक्वेशन कैसे निकलता है, उसका इक्वेशन निकलता है x-x1 अपॉन x2-x1, y-y1 अपॉन y2-y1। ठीक है, इस चीज से हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर x क्या हो जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस पे ये है, वाई एक्सिस पे ये है, तो x की वैल्यू हम बोल देंगे स्ट्रेन को, मतलब यहाँ सीधे से लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये 0.002, 58 है, और ये 0.01, 80 है। ठीक है, तो ये मेरा हो गया x1, ये मेरा हो गया y1, ये मेरा हो गया x2, ये मेरा हो गया y2। ठीक है, और बीच में मेरा क्या है, बीच में मेरा है 63, सॉरी, बीच में मुझे निकालना है ई ए बी निकालना है, मतलब वायर ए बी में स्ट्रेन निकालनी है। सिग्मा ए बी मुझे पता है, मतलब एक्स कॉमा वाई में से मुझे वाई पता है, एक्स नहीं पता है। ठीक है, तो इसको अगर आप सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, x1 y1 की, x2 y2 की, x और y की, तो यहाँ से आपको क्या आएगा, x आ जाएगा। x मतलब आपके पास स्ट्रेन इन वायर ए बी आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार आपका स्ट्रेन इन वायर ए बी आ गया, तो आपको पता है कि एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन क्या होता है, एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ठीक है, तो यही हमें पूछा हुआ है, इलोंगेशन मतलब चेंज इन लेंथ पूछा है, ओरिजिनल लेंथ हमें पता है, ये हमने निकाल ली। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका स्ट्रेन की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को यूज कैसे करते हैं। ऐसे टाइप के प्रॉब्लम और कोई कराता भी नहीं है, और आपने बहुत कम जगह देखे होंगे। ठीक है, तो अगर इस टाइप का प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आता है तो आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो कंसेप्ट यहाँ पर मैकेनिक्स वाला यही था कि आपको रिएक्शन निकालनी थी विद द हेल्प ऑफ लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम नहीं आता है तो नॉर्मल
एक्स और वाई के अलॉन्ग इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगा के भी आप निकाल सकते हैं। वो आपका एक बार हो गया तो फिर आपको एवरेज नॉर्मल स्ट्रेस और एवरेज नॉर्मल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। फिर उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टी पे आ जाते हैं कि विद इन दिस रीजन ये वाला वैलिड होगा, विद इन दिस रीजन ये वाला वैलिड होगा। ये हमने पता किया स्ट्रेस कैलकुलेट करने के बाद। तो सारी चीजें देखो स्टेप बाय स्टेप कनेक्ट हो रही है। पहले हमने रिएक्शन निकालना सीखा था, ठीक है, जो कि यहाँ पर काम आया। रिएक्शन के बाद हमने स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में पढ़ा था, जो यहाँ पे बिल्कुल काम आ रहा है। एंड उसके बाद हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल के बारे में पढ़ना चालू किया, मतलब स्ट्रेस और स्ट्रेन को हमने रिलेट करना चालू किया, जो हम यहाँ पर एक्चुअल में करके दिखा रहे हैं। तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हुई होगी। एंड कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।